हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्री 2021 एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 कर रहे हैं हम लोग। और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे आज। 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है। अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आप लोग को नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सूक्ष्म सुपोषण योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सूक्ष्म सुपोषण योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दोस्तों इसका आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। लक्षद्वीप भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जहां 100% जैविक खेती किया जा रहा है। ऐसे पूर्व 2016 में सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा रामप्पा मंदिर। विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल रामप्पा मंदिर है, जबकि 40वां स्थल धोलावीरा है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020-21 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 34,300 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए बजट वर्ष 2020-21 में 34,300 करोड़ राशि आवंटित किया गया है। मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ आवंटित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा काजा क्लास। जनवरी 2021 में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी है। काजा क्लास का संबंध इनका रिफॉर्म पार्टी से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने स्वेज नहर की समस्या से निपटने हेतु कितनी सूत्री योजना बनाई है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी 4 सूत्री। मार्च 2021 में स्वेज नहर में जाम की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने 4 सूत्री योजना तैयार किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 2025 तक। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या था? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा रेस्टो आवर अर्थ। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इसका थीम रेस्टो आवर अर्थ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां इंडियन प्रीमियम लीग 2021 का विजेता कौन बना है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। 14वां इंडियन प्रीमियम लीग 2021 का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बना है। इसने फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा पेरिस में। 73वें ओलंपिक का आयोजन 2024 में पेरिस में किया जाएगा। वर्ष 2020 में ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने हाल ही में पृथ्वी से जुड़े एक बड़े सुपर अर्थ की खोज की है एवं ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ जीवन संभव हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। सेल ने महाराष्ट्र में भारत की पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। सेल की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह मनाने की निर्णय लिया गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा सितंबर।
महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा 1 से 7 सितंबर तक पोषण माह मनाने की निर्णय लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर, हाल ही के दिनों में किस देश में मंकी वी वायरस का मामला सामने आया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा चीन। मंकी वी एक वायरस जनित रोग है जिनका हाल ही में चीन में पहला मामला सामने आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा जयतीर्थ राव। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक जयतीर्थ राव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल शुरू किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा कर्नाटका। सभी CSR गतिविधियों में प्रदर्शित लाने के लिए कर्नाटका सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल की शुरुआत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा इंदौर। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इंदौर ने लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीमस्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा श्रीलंका। बीमस्टेक सम्मेलन 2021 की शुरुआत वर्चुअली रूप से श्रीलंका द्वारा किया गया। इसका आयोजन अप्रैल 2021 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा चीन द्वारा। चीन द्वारा वर्ष 2021 में विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान में कलराज मिश्र हैं, जबकि वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा पराक्रम दिवस। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इंदौर में प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसके तहत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एकत्र करने वाले टीम को PPL अवार्ड दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, K2 शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर ही हो जाएगा सरोज काशिफ। 19 वर्षीय सरोज काशिफ K2 पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। वे पाकिस्तान के नागरिक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा तमिलनाडु। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु राज्य में नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, हाल के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये यरूशलेम। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। यह मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को चीनी पर अपना व्यय न बढ़ाने के लिए चीनी के उपयोग में कितना कमी करनी होगी? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 20%। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर, 2 नल A और B एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं और एक तीसरा नल C भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, वे टंकी भरने में कितना समय लेंगे? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 120/7 मिनट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर, एक वर्ग का विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, यदि 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में हैं
और संख्याओं का योग 225 है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 75। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 9 वर्ष के लिए बैंक से 11% की दर से साधारण ब्याज पर 86,900 रुपये उधार लिया। 9 वर्ष बाद वह बैंक का कुल कितना राशि का भुगतान करेगा? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 1,72,931 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा कर्नाटका के साथ। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, जबकि कर्नाटका के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2,637 मीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा केरल में। साइलेंट वैली जैव विविधता क्षेत्रों की बहुलता के कारण जानी जाती है। यह वैली केरल में उपस्थित है। साइलेंट वैली में कई प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर। निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा रूपकुंड झील। रूपकुंड को रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील उत्तराखंड में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर। दिए गए विकल्पों में गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा सोन। सोन नदी का उद्गम अमरकटक की पहाड़ियों से होता है। यह नदी उत्तर दिशा से प्रवाहित होकर दानापुर के पास गंगा की सहायक बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। खाद्य उत्पादन वृद्धि, हरित क्रांति, दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति बोलते हैं, मत्स्य पालन को नीली क्रांति और उर्वरक को भूरी क्रांति। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर। करनाल बंट रोग संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गेहूं। करनाल बंट रोग का संबंध गेहूं से है। यह बीमारी कवक के माध्यम से होता है। पहली बार यह रोग की पहचान 1931 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका विस्तार लगभग 4,24,400 वर्ग मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा चाड। मोरक्को तथा ट्यूनीशिया की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, सागर से लगती है, जबकि चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। चाड एक स्थलरुद्ध देश है। आइए अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर। मांग का नियम किस पर आधारित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा उपभोक्ता की प्राथमिकता। आइए अगला क्वेश्चन 42 नंबर देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर भी ए हो जाएगा नरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने 1892 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रति व्यक्ति का 20 रुपये बताया था, पर व्यक्ति 20 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्री में उनके अहम योगदान हेतु 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधार नीति को प्रारंभ किया था। इस नीति को भारतीय अर्थव्यवस्था को गति
देने में मदद की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कल्याण अर्थशास्त्र। भारतीय अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में अहम योगदान के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर। दिए गए विकल्प में कौन वैकल्पिक धन का उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा चेक। भारतीय वैकल्पिक धन से तात्पर्य इस प्रकार के धन से मुद्रा को स्वीकारा जाना ही इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर देख लेते हैं। बैनरघाटा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा कर्नाटक में। बैनरघाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा कर्नाटक में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान जैसे नागरहोल, भद्रा, बांदीपुर, ये सब राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 नंबर। निम्न में कौन दुर्लभ जातियां के उदाहरण हैं? दोस्तों इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा, डी आंसर। दुर्लभ जातियों की संख्या विश्व में सबसे कम है। हिम चीता तथा शुतुरमुर्ग दुर्लभ जातियों का उदाहरण है, जबकि लंगूर सुभेग जातियां का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर। विश्व वन जीव दिवस किस तिथि को प्रति वर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर 1 अक्टूबर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 नंबर। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 1948 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर भाभा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर। वर्ष 1946 में रेडियोधर्मी प्रदूषण चेरनोबिल दुर्घटना किस देश में हुआ? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यूक्रेन में। चेरनोबिल रेडियोधर्मी दुर्घटना 1986 में यूक्रेन में हुआ था, जबकि थिमराइल रेडियोधर्मी प्रदूषण 1979 में अमेरिका में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 51 नंबर। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अपवर्तित रहता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 52 नंबर। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है और यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसका भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 54 नंबर। गतिज ऊर्जा का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ई के बराबर हाफ mv²। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर देख लेते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। द्रव का तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर वह शून्य हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 नंबर। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, ग्रेनाइट। फास्फोरस नाइट्रेस का अनुरूप है। यह एक अभिक्रियाशील तत्व है, इसी कारण फास्फोरस प्राकृतिक में मुक्त व्यवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका संकेत पी परमाणु संख्या 15 तथा परमाणु भार 31 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, संयोजकता से। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। एक सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः सोडियम की संयोजकता 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 58 नंबर। 1 मोल का मान कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23। किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक में ठीक 12 ग्राम की परमाणु की संख्या होती है। 1 मोल में
एवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु एवं अणु या अन्य आरंभिक कण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 नंबर। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम्स। वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक समान या असमान धातुओं को आपस में जोड़े जाने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र CN2CO3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा क्रीमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व क्रीमियम है। इसमें जंग नहीं लगता है तथा उसका प्रयोग खाने पीने के बर्तन, छुरी, कांटा आदि के किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर देख लेते हैं। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा द्रव में द्रव का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा रक्तचाप बढ़ाने के लिए। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में सामान्य मनुष्य में रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। इसमें 120 mmHg सिस्टोलिक डायटोलिक होता है। हाइपरटेंशन में मरीजों को रक्तचाप सामान्यतः से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग अंग प्रभावित होता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा मस्तिष्क। अल्जाइमर से मानव शरीर में दिमाग की कोशिका नष्ट हो जाती है, जिसके कारण याददाश्त, सोचने की शक्ति को अन्य व्यवहार बदलने लगता है। इसका असर सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 66 नंबर। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा मेंडुला ऑब्लोगेट। मेंडुला ऑब्लोगेट मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचयक, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुचन, ग्रंथि स्राव का, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा गठिया का। रक्त में मूत्रामलय उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग हो जाता है, जो एक प्रकार का गठिया रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68 नंबर। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजक क्या है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर। लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार होता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा इसमें से सभी। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा सरसों। कपास, भंडी तथा गुड़हल मालवेसी कुल का पौधा है, जबकि सरसों मूली सलजम क्रूसीफेरा कुल का पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर। नारियल के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा भ्रूणपोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। निम्नलिखित में से लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी ने किया था। यह अफगानी राजवंश था, साथ ही यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, जिसने 1451 ईस्वी में 1526 ईस्वी तक शासन किया था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का बेटा था, जिन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था, जो दिल्ली का अंतिम लोदी सुल्तान था। चलिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कन ए चहलगानी का गठन किया था? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा इल्तुतमिश ने।
दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक इल्तुतमिश था, जिसने 1211 ईस्वी से 1236 तक शासन किया था। इसने 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया, जिसने तुर्कन-ए-चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है और चालीसा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 74 नंबर। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, मलिक मुहम्मद जायसी ने। मलिक मुहम्मद जायसी ने मध्यकालीन युग के महाकाव्य पद्मावती लिखी है। यह दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी की भव्य पद्मावती चित्तौड़ की रानी के बारे में अलौकिक काल्पनिक कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 75 नंबर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। मकबरे को 1993 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित शामिल कर लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 76 नंबर। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा विरूपक्ष। विजयनगर के साम्राज्य दक्षिण भारत में दक्कन के पठार क्षेत्र में केंद्रित था। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का द्वारा किया गया था। हम्पी में भगवान विरूपक्ष की पूजा की जाती थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? दोस्तों इसका आंसर डी सी हो जाएगा, बिंदुसार के। डायमेकस सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा उज्जैन। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसी काल में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश के संस्थापक दुंती दुर्ग था। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, पुर्तगाल। भारत का व्यापारिक संबंध सर्वप्रथम पुर्तगाल के साथ स्थापित हुआ था। प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्र तट पर आया। इसी के बाद भारत एवं यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 81 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड केनिन। लॉर्ड केनिन 1856 से 62 ईस्वी तक भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। इसी समय 1857 का विद्रोह हुआ तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहा? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। दक्कन में अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी यहाँ अपनी शक्ति स्थापित करने में असफल रहा। यह अंग्रेजों की नौसेना भी शक्तिशाली थी तथा फ्रांसीसी का यूरोप में उलझना भी उनकी कमजोरी का एक कारण बन गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने इस कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वें अधिवेशन को लखनऊ में 1916 ईस्वी में हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों से ही कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था।
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 85 नंबर। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा H.C. मुखर्जी। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थीं, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी थे और अल्पसंख्यक समिति का H.C. मुखर्जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 86 नंबर। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नागरिकता जो है वो भाग 2 हो जाएगा और पंचायत जो है भाग 9 में हो जाएगा। राजभाषा भाग 17 में और सहकारिता समिति जो है भाग 9 में। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में यह वर्णित किया गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या सेना द्वारा परमवीर चक्र या महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 88 नंबर। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 क में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा समाचार पत्र। कारागार स्थानीय शासन एवं लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के विषय नहीं है, जबकि समाचार पत्र समवर्ती सूची के विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 90 नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 44वें संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 91 नंबर। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितना सदस्य होता है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 22। कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में ईस्वी में सार्वजनिक उपक्रम पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा LM सिंघवी समिति। 1986 में गठित LM सिंघवी समिति का सिफारिश के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद हैं। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 6 राज्य में। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदाता करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो सांसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा लोप कर सकती है। वर्तमान में कुल 6 राज्य में विधान परिषद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकरण ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 95 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाला भाषा अंग्रेजी है। अनुच्छेद 348 भारत के संविधान के भाग 17 के अध्याय 3 में निहित है कि जब सांसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में कार्यवाही का अंग्रेजी भाषा में ही होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा संविभाग संभाला था।
दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में को अस्थायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। यह देश के आंतरिक और बाहरी मामलों में देखभाल के लिए बनाई जाती है। जब तक कि एक नई सरकार नहीं चुनी जाती, भारत में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नेचुरल हिस्ट्री, इसका प्लिनी हो जाएगा। डी, इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी, भारत भारती, मैथिली चरण गुप्त और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 15। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। खो खो में 9, पोलो में 4 और हॉकी में 11। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर, मृगनयनी का महल कहाँ है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट, विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 21 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों